अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 5 जो है एमडीकैट बायोलॉजी का, उसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो पोर्शन है अबाउट होम्योस्टेसिस, तो उसका जो फर्स्ट पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट काइंड के इसके फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक एक्सटर्नल है और इंटरनल स्टिमुलाई है, और साथ में रिसेप्टर्स हैं और कोऑर्डिनेटर्स वगैरह, इफेक्टर्स वगैरह। तो ये सारे जो हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो होम्योस्टेसिस है इसका एक कंट्रोल सिस्टम होता है। लाइक अगर हम बात करें तो कंट्रोल सिस्टम इन होम्योस्टेसिस जो है ये हमारी बॉडी के जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनकी मेंटेनेंस जो है उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। जिसमें अब फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी आगे से क्योंकि टाइप्स आ जाती हैं। अब इंटरनल जितनी भी कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करने का जो प्रोसेस है वो सारा होम्योस्टेसिस है, और उनको मेंटेन कौन करता है? वो है कंट्रोल सिस्टम। तो अब अगर हम इसमें कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो अगर हम बॉडी के लिहाज से कंट्रोल सिस्टम की बात करें जो कि इन्वॉल्व है होम्योस्टेसिस में, तो उसके 3 हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपने एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास कंट्रोल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इस तरह होता है कि कोई भी इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं और इंटरनल फ्लक्चुएशंस भी आ जाती हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशंस अगर होती हैं इनको बॉडी ने मेंटेन करना होता है, और वो मेंटेन उस वजह से होती हैं जब हमारा कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा हो। तो कंट्रोल सिस्टम जो है उन जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उन्हीं को ही हैंडल करता है और मेनटेन करता है, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे लेके जाता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो जो कंट्रोल सिस्टम है इसके आगे से कंपोनेंट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है रिसेप्टर। सेकंड है इसका हमारे पास पार्ट जिसे हम कहते हैं हमारे सेकंड जो है वो हम कोऑर्डिनेटर भी उसको जो है कह सकते हैं। या हम इसे कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड भी हमारे पास आता है इफेक्टर। क्लियर? तो ये हमारे पास इसके 3 जो है वो कंपोनेंट्स हैं कंट्रोल सिस्टम के। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो जो रिसेप्टर है इसका काम क्या होता है? रिसेप्टर जो है ये एक्सेप्ट करता है स्टिमुलस को, ठीक है। अब स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। क्लियर? एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। कोऑर्डिनेटर यहाँ पे कौन है? कोऑर्डिनेटर जो है वो है यहाँ पर हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। क्लियर? यानी ब्रेन यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, और इफेक्टर जो है वो हमारे पास आगे फर्दर कोई भी ऑर्गन्स आ सकते हैं, लाइक स्किन है और डिफरेंट मसल्स वगैरह आ सकते हैं, वो इफेक्टर्स के तौर पर यहाँ पर वर्क करते हैं। क्लियर? अब रिसेप्टर जो है वो क्या काम करता है कि स्टिमुलस को एक्सेप्ट करता है, और जब रिसेप्टर स्टिमुलस को एक्सेप्ट करता है उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होती है किसको? कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर जो है वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को देता है कहाँ? इफेक्टर पे। इफेक्टर जो है इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आगे जो चीज़ प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक कंट्रोल सिस्टम कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल में है। रिसेप्टर ने क्या किया कि स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया, वो इन्फॉर्मेशन दी कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद दिया इफेक्टर को, इफेक्टर ने उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो कोऑर्डिनेटर से आई उसने क्या किया? रिस्पांस को प्रोड्यूस किया। तो ये हमारे पास एक इस तरह से कंट्रोल सिस्टम है। अगर आप अपनी बुक को फॉलो करें तो आपको एक यानी कि डायग्रामेटिकली समझाया होगा कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है उसमें कंट्रोल सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। तो अब सेम इस तरह से हम इसके कुछ 2-3 एग्जांपल्स जो हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
लाइक फॉर एग्जांपल जैसा कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अगर हमारी बॉडी में जो पोटाशियम है इसका लेवल राइज हो जाए और सोडियम का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये इंटरनल स्टिमुलस है। और ये जो स्टिमुलस है सोडियम के डिक्रीज़ होने का, यहाँ पर सोडियम जो है वो डिक्रीज़ हो गया इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर, ये हम बात कर रहे हैं बॉडी की। और जो कंट्रोल सिस्टम है इसमें एक मैकेनिज्म होता है फीडबैक का, जिसमें नेगेटिव फीडबैक जो है वो इन्वॉल्व होती है। और ये फैक्टर जो है यहाँ पर पोटाशियम का ये इंक्रीज़ हो गया बॉडी में। जब पोटाशियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाए और सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाए, तो सोडियम का लेवल जैसे डिक्रीज़ होता है इसका डायरेक्ट ये स्टिमुलस जो है ये रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है उसको, ठीक है। और ये डायरेक्ट जो है कहाँ पर जाता है फिर हमारे एड्रेनल ग्लैंड पे, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। अब एड्रेनल ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं कि हार्मोन जो है एल्डोस्टेरोन वो प्रोड्यूस करते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है जाकर अफेक्ट करता है किडनी के ऊपर, ठीक है। और किडनी जो है इसके इफेक्ट में क्या करती है कि सोडियम आयन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको, रीएब्जॉर्प्शन जो है उसको इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। तो इसके इफेक्ट में क्या होता है कि सोडियम जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब, उसकी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये आपने देखा कि अगर पोटाशियम का लेवल बढ़ गया और सोडियम का लेवल कम हुआ, तो इसका जो डायरेक्ट स्टिमुलस है वो किसके पास जाएगा, हमारे जो रिसेप्टर के ज़रिए एड्रेनल ग्लैंड तक। एड्रेनल ग्लैंड इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो फिर आगे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेगा। एल्डोस्टेरोन का जब एक्शन होगा किडनी के ऊपर, तो किडनी यहाँ पर इफेक्टर के तौर पर वर्क कर रही है। और इफेक्टर क्या करेगा कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। वो रिस्पॉन्स क्या होगा कि जो सोडियम है उसके रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं, लाइक तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लाइक सेम इस तरह से और अगर हम बॉडी की एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर से अब इन्वायरमेंट में समटाइम इस तरह है कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कूल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी बॉडी को स्टिमुलस आएगा वो कूल इन्वायरमेंट का आएगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जब हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा यानी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब उस सूरत में क्या होता है कि जो स्टिमुलस है वो सीधा जो है हमारे पास किसके पास आता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के पास। यानी हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और जो रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलस को एक्सेप्ट करने के बाद किसको देते हैं, हाइपोथैलेमस को, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस जो है क्या करता है कि आगे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करके देता है किसको, हमारे इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स कौन से हैं हमारे यहाँ पर, लाइक मसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और होता क्या है यहाँ पर कि अगर तो वो इफेक्टर दे रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा है कि रिसेप्टर से जो स्टिमुलस है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। स्टिमुलस किस चीज़ का है, कूल पॉइंट का। ये किस वक्त होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है उसमें ये सिचुएशन होती है कि जो नॉर्मल सेट पॉइंट होता है बॉडी टेम्परेचर का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि किस पे होता है, हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस के अंदर हमारी बॉडी का नॉर्मल सेट पॉइंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर तो 37 डिग्री सेल्सियस से कोई भी टेम्परेचर राइज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो उसको मेनटेन करने के लिए ये सारा प्रोसेस होता है। तो हम कूल की बात इसलिए कर रहे हैं कि अब टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से बिलो चला गया। तो उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा। इसके रिस्पॉन्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, यानी कि वैसो कंस्ट्रक्शन होगी।
और ये आगे इफेक्टर जो हैं मसल्स उनको इन्फॉर्मेशन देगा, और मसल्स जो हैं वो आगे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग, ठीक है। और जब ये शिवरिंग का प्रोसेस होगा तो इस कंडीशन में फिर क्या होगा कि प्रोड्यूस होगी हीट, क्लियर। और यहाँ पर जो है फिर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? हीट। और सेम इस तरह से अगर हीट जो है वो एक एक्सेस से बढ़ जाए तो सेम इस तरह से फिर आगे जो मैसेज है वो जाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या करेगा कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ठीक है, और जो स्वेट की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देगा। जब ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इसमें जो है जब इसमें तो हो रही है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और यहाँ पर ये प्रोसेस है कि इसमें ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जब हमारे पास हीट ज़्यादा हो जाएगी तो उस सूरत में फिर ये होगा कि हाइपोथैलेमस जो है उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी, और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा इसके रिस्पांस में। और आगे जो है जो स्वेट प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, स्वेट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाएगी। और फिर एक्सेस कूलिंग जब प्रोड्यूस होगी फिर हाइपोथैलेमस को मैसेज आएगा। तो इस तरह से ये मेंटेन जो है हमारी बॉडी में टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन होता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल थी हमारी बॉडी में कि किस तरह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रहता है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक होती है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो दोनों तरह से हाइपोथैलेमस जो है वो वर्क कर रहा है। अगर तो बॉडी ज़्यादा कूल हो जाती है, ठीक है, यानी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस से बिलो चला जाता है, फिर हाइपोथैलेमस उसको इस तरह से मेंटेन करेगा। अगर तो हीट एक्सेस हो जाती है तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की कोशिश करेगा, और साथ में स्वेट ग्लैंड्स जो वो एक्टिवेट होंगे और स्वेट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिससे दोबारा हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये एक टेम्परेचर रेगुलेशन है हमारी बॉडी में, क्लियर। तो ये आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो है इस पे सेट पॉइंट होता है हमारी बॉडी का, जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अबाउट। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो ये एक इसकी बेस्ट जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कंट्रोल सिस्टम की। इसके अलावा और भी अगर हम देखें तो सेम इस तरह से है कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, यानी जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाए तो ये होता है स्टिमुलस, ठीक है। कि स्टिमुलस क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ गया, इसको एक्सेप्ट किया और दिया किसको? पैनक्रियास को। पैनक्रियास जो है वो इसके आगे इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या करेगा कि इंसुलिन हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इंसुलिन हार्मोन जो है जब ब्लड के अंदर रिलीज़ होगा तो वो अवेलेबल ग्लूकोज का जो हाई लेवल है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये भी एक नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज़्म है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़म्स जो कि हमने डिस्कस किए कंट्रोल सिस्टम के हवाले से। तो अगर आप अपनी बुक को फॉलो करें तो उसमें भी यही कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बताई होंगी। इसको आप जो है वो रीड करें तो आपका ये जो है टॉपिक ये इजीली जो है क्लियर हो जाएगा। और कुछ जो एग्जांपल्स हैं कंट्रोल सिस्टम के हवाले से वो मैंने आपको यहाँ पर गाइड कर दिया, जिसमें हमने स्टिमुलस को देखा और रिसेप्टर क्या करते हैं। रिसेप्टर जो हैं ये सेंसर के तौर पर भी वर्क करते हैं, और जो हमारे पास कोऑर्डिनेटर है वो क्या कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है उसका एक सेट पॉइंट है, ठीक है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। अब उसने टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रखना है, चाहे अब इस तरह हो कि अगर हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो वो उसको एक अलग तरीके से मेंटेन करेगा, और अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में तो वो उसको फिर दूसरे तरीके से मेंटेन करता है। तो ये जो है एक नेगेटिव फीडबैक होती है। तो ये चीज़ें जो है हमने यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस की। तो यही आपका एक जनरल टॉपिक था MD-CAT के हवाले से। तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्लियर हो गया कंट्रोल सिस्टम के हवाले से। तो ये हमारा टॉपिक डी का जो फर्स्ट पोर्शन था अबाउट कंट्रोल सिस्टम ये हमारा क्लियर हुआ। ओके, थैंक्स।